गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में शी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट विलियम वर्ड्सवर्थ की इस कविता के प्रथम स्ट्रेंजा को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कवि किस तरह से अपनी प्रेमिका के साथ में हुई पहली मुलाकात को याद करता है और किस तरह से कवि अपनी प्रेमिका के आँखों की तुलना तारों से करता है, उसके बालों की तुलना सांझ के अंधेरे से करता है और बताता है कि वो एक नर्तकी के समान एक सुंदर दिखने वाली अद्भुत कृति ईश्वर की थी, जिसको देख कर के वो बार बार चकित होता है और बार बार याद करता है। अब हम इस कविता के दूसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। I saw her upon nearer view, a spirit yet a woman too, her household motions light and free, and steps of virgin liberty, a countenance in which did meet sweet records, promises as sweet, a creature not too bright or good for human nature's daily food, for transient sorrows, simple wiles, praise, blame, love, kisses, tears and smiles। कविता के इस दूसरे स्टेंजा के वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन मीनिंग को देखने से पहले इसमें प्रयुक्त हुए शब्दों के बारे में देखते हैं, उनकी मीनिंग हम समझते हैं। हाउस होल्ड मतलब घरेलू, मोशंस यानी काम का तरीका, लाइट एंड फ्री मतलब स्वाभाविक, वर्जिन लिबर्टी यानी कुंवारी लड़कियों जैसी चंचलता, काउंटेनेंस मतलब चेहरे का हाव भाव, रिकॉर्ड्स यानी पुरानी यादें, प्रोमिसेस यानी वादे या भविष्य आने वाला वक्त, क्रिएचर मतलब जीव या प्राणी, ब्राइट मतलब होशियार, ट्रांसिएंट मतलब क्षणिक, वाइल्स मतलब छल कपट। तो ये कठिन शब्दों का प्रयोग इस स्टेंजा में हुआ, जिनकी मीनिंग, जिनका अर्थ आपने देखा। अब हम लाइन बाय लाइन इनकी मीनिंग देखते हैं। I saw her upon nearer view, कवि कहता है कि जब शादी हो गई तो मैंने अपनी पत्नी, जो कि पहले प्रेमिका थी, उसको और नज़दीक से देखा। मतलब मुझे शादी के बाद में उसको और नज़दीक से देखने का मौका मिला। ए स्पिरिट एज ए वूमेन टू, और नज़दीक से देखने से मैंने पाया कि वो एक आत्मा है, एक दिव्य प्राणी है, लेकिन फिर भी उसमें महिलाओं के सारे लक्षण हैं। हर हाउस होल्ड मोशंस लाइट एंड फ्री, घरेलू कामकाज जो करती है वो कामकाज बहुत ही स्वाभाविक हैं, जैसे बाकी महिलाएं जैसे घरेलू कामकाज करती हैं वैसे वो भी घर के सारे कामकाज करती है। एंड स्टेप्स ऑफ वर्जिन लिबर्टी, और जब वो इधर से उधर चलती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी कुंवारी लड़की की जैसे चंचलता उसके चाल में दिख रही है। मतलब अभी भी उसने अपनी लिबर्टी को त्याग नहीं किया है, अपनी स्वच्छंदता और चंचलता को छोड़ा नहीं है। शादी के बाद भी वो एक चंचल स्वभाव के साथ में अपने जीवन को जी रही है और कवि को उसकी चंचलता बहुत अच्छी लग रही है। ए काउंटेनेंस इन विच डिड मीट स्वीट रिकॉर्ड्स, और कवि कहता है कि जब मैं उसके चेहरे के हाव भाव देखता हूँ तो मुझे वो मधुर स्मृतियाँ, पुरानी मीठी यादें ताज़ा हो जाती है। उनको उसके चेहरे की तरफ देखते ही मुझे वो पहली मुलाकात की मीठी मीठी ताज़ी और यादें जो हैं ताज़ा हो जाती है। और उसके साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है जब मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ कि हमारा जो भविष्य है वो भी बहुत ही सुंदर भविष्य है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो कवि ने समय के तीनों फेजेस को यहाँ पे बताया है कि उसका वर्तमान भी सुंदर है, उसका अतीत भी उसकी प्रेमिका के साथ में सुंदर था और उसका आने वाला समय भी एक जीवन संगिनी के रूप में उसके साथ में अच्छा ही होगा, ऐसा कवि अपेक्षा करता है। ए क्रिएचर नॉट टू ब्राइट और गुड, वो बोलता है कि ये एक प्राणी है जो कि बहुत होशियार नहीं है। फॉर ह्यूमन्स नेचर्स डेली फूड, फॉर ट्रांसिएंट सोरोज, सिंपल वाइल्स, फ्रेज, ब्लेम, लव, किसेस, टीयर्स एंड स्माइल्स। तो कवि यहाँ पे कहता है कि वो एक दिव्य आत्मिक प्राणी है, लेकिन फिर भी उसमें एक सामान्य मनुष्य में जो सारे गुण होते हैं वो सारे गुण देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्षणिक दुख, ट्रांसिएंट सोरोज मतलब क्षणिक दुख उसमें देखने को मिले। सिंपल वाइल्स मतलब ज़िंदगी में छोटे मोटे चालाकियाँ, छल कपट उसमें देखने को कभी कभी मिलता था। प्रेज प्रशंसा, ब्लेम किसी चीज़ को लेकर के किसी को दोषी बताना, लव प्रेम, किसेज चुंबन,
टीयर्स, आंसू, एंड स्माइल्स, मुस्कुराहट। इस तरह से एक साधारण मनुष्य में पाए जाने वाले सारे गुण कवि अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी में भी देखता है, और साथ ही साथ ये भी मानता है कि ये जो कवि की पत्नी है, प्रेमिका है, वो कोई साधारण महिला नहीं है, एक असाधारण महिला है जो कि एक दिव्य रूप में धरती पर उसके लिए प्रकट हुई है, उसके लिए जन्म लिया है। तो दूसरे स्टेंजा में हमने देखा कि किस तरह से कवि अपने वैवाहिक जीवन में अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के साथ में प्रसन्न है। वो बताता है कि वो एक आत्मिक रूप में है, लेकिन फिर भी उसमें एक महिला के सारे गुण हैं। वो जीवन को एक साधारण तरीके से जी रही है, और उसके चेहरे की तरफ जब कवि देखता है तो उसके चेहरे में उसको उसका अतीत भी अच्छा लगा, उसका वर्तमान जो कि अच्छा ही चल ही रहा है, और उसको लगता है कि उसका भविष्य भी उसके साथ में अच्छा ही होगा। और वो बोलता है कि ये जो उसकी पत्नी है वो एक साधारण प्राणी की तरह सारे गुण अपने पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में रखती है, जैसे कि कभी कभी गुस्सा हो जाना, कभी कभी शिकायत करना, प्रशंसा करना, प्रेम करना, चुंबन करना, आंसू उसकी आंखों में आना और चेहरे पे मुस्कुराहट आने जैसे सारे गुण वो अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी में देखता है। तो हम अब इस कविता के अंतिम और तीसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। And now I see with eye serene the very pulse of the machine, a being breathing thoughtful breath, a traveler between life and death, the reason form, the temperate will, endurance, foresight, strength and skill, a perfect woman, nobly planned, to want, to comfort and command, and yet a spirit still and bright with something of angelic light। इस कविता की इस अंतिम स्टेंजा की लाइन बाय लाइन व्याख्या करने से पहले इसमें प्रयुक्त हुए कठिन शब्दों की मीनिंग हम देख लेते हैं। सीरीन मतलब निर्मल, पल्स मतलब नब्ज, मशीन मतलब यंत्र, लेकिन यहाँ पे मशीन शब्द कवि अपनी पत्नी मैरी हचिंसन के लिए प्रयोग कर रहा है। बीइंग मतलब जीव, रीजन मतलब समझ या बुद्धि, फर्म मतलब मजबूत, टेम्परेट मतलब सामान्य, एंड्योरेंस मतलब सहनशीलता, फोरसाइट मतलब दूरदर्शिता, स्किल मतलब प्रवीणता, परफेक्ट मतलब उत्तम या आदर्श, नोबली यानी उदारता के साथ, वार्न यानी चेतावनी देना, कंफर्ट यानी आराम देना, कमांड यानी आदेश देना, और एंजेलिक मतलब दिव्य, और ब्राइट मतलब होशियार। तो देखते हैं इस अंतिम स्टेंजा की मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। एंड नाउ आई सी विद आई सीरीन, कवि बोलता है कि अब मैं देखता हूँ अपनी निर्मल आँखों से, उसकी तरफ देखता हूँ। द वेरी पल्स ऑफ द मशीन, ऐसे लगता है कि जिस तरह से किसी मशीन के कल पुर्जे चलते हैं वैसे उसकी शरीर की नब्ज चल रही है। अ बीइंग ब्रीदिंग थॉटफुल ब्रीद, अ बीइंग एक ऐसा प्राणी है वो जो कि ब्रीदिंग सांस ले रहा है, और उस सांस के साथ में जो कुछ भी उसके विचार आ रहे हैं वो थॉटफुल है, अच्छे विचार हैं। अ ट्रेवलर बिटवीन लाइफ एंड डेथ, वो हम सभी की तरह जीवन और जन्म और मृत्यु के बीच की एक यात्री है, मतलब उसका भी जन्म हुआ इस धरती पे और उसको मरना भी होगा। तो एक सामान्य मनुष्य की तरह वो है, ऐसा कवि इन 4 पंक्तियों में हमको बताना चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है कि वो एक मशीन की तरह जिसके सारे कल पुर्जे व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मशीन ना हो करके एक जीवित मनुष्य है जो कि अच्छे विचारों वाल रखती है अपने दिमाग में, और वो भी हम सभी की तरह एक जीवन की यात्री है जिसने जन्म लिया है और उसको मृत्यु पर्यंत एक यात्रा तय करनी है। द रीजन फॉर्म, और उसका जो रीजन है, उसका जो विचार है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी में उसको देखा जाए तो फर्म है, मजबूत है। टेम्परेट मतलब सामान्य है, टेम्परेट विल मतलब सामान्य इच्छा शक्ति वाली है, उसकी इच्छाएं बहुत अधिक नहीं हैं। एंड्योरेंस, उसकी जो सहनशीलता है वो भी उसमें देखने को मिलती है। फोरसाइट, दूरदर्शिता भी उसमें है। स्ट्रेंथ, शक्ति भी है। स्किल यानी किसी काम को करने की प्रवीणता या दक्षता भी उसमें है। अ परफेक्ट वुमेन, और कहा जाए
तो ये सारे गुणों को लेकर के वो एक आदर्श महिला के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, जो कि एक उत्तम महिला का चरित्र है। ये उत्तम महिला का चित्रण यहाँ पे कवि कर रहा है, नोबली प्लान्ड। और कवि कहता है कि उसका जो निर्माण किया, ईश्वर ने जो उसको बनाया है, उसको बनाने के पीछे जो कवि को ईश्वर का मन जो है बहुत उदार रहा होगा, बहुत ही बड़ी उदारता के साथ में ईश्वर ने उसका निर्माण किया होगा। और ईश्वरीय इस कृति, जो कि वो कवि अपनी पत्नी को ईश्वरीय कृति मानता है और वो बहुत ही अद्भुत कृति मानता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि उसमें मनुष्य के सारे गुण हैं। जैसे कि वो बताता है टू वांट, वो चेतावनी भी देती है, टू कंफर्ट, वो आराम भी देती है, एंड कमांड, और आवश्यकता पड़ने पे वो आदेश भी देती है, एंड येट अ स्पिरिट स्टिल, और फिर भी वो एक आत्मिक है, दिव्य आत्मा है, एंड ब्राइट विद समथिंग ऑफ एंजेलिक लाइट, और वो एक ऐसी आत्मा है जो कि जिसमें कि एंजेलिक लाइट है, मतलब दिव्य रोशनी के साथ में, मतलब वो एक साधारण महिला नहीं है। कवि यहाँ पे इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें एक ही संदेश देना चाह रहा है कि उसकी पत्नी कोई साधारण महिला नहीं है, एक दिव्य आत्मा के रूप में इस धरती पे आई है। वो एक दिव्य आत्मा है, लेकिन फिर भी उस दिव्य आत्मा में एक महिला होने के सारे गुण हैं। सभी महिलाओं की तरह उसमें भी गुस्सा भी है, प्रेम भी है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसमें दूरदर्शिता है, सहन शक्ति है, शक्ति है। इस तरह से एक महिला में जिस तरह से जो गुण होते हैं, सारे गुण उसमें हैं। और देखा जाए तो एक उत्तम और आदर्श महिला की छवि के रूप में सामने है। और कवि बोलता है कि ईश्वर ने उसको बहुत ही उदारता के साथ में बनाया होगा, और ये जो उसकी पत्नी है वो उसको कभी कभी आवश्यकता पड़ने पे चेतावनी भी देती है, आराम भी देती है, उसको आदेश भी देती है। और कवि बोलता है कि ये एक दिव्य आत्मा है और उसमें एक मनुष्य और एक महिला होने के सारे गुण मौजूद है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस कविता में कवि ने अपने इस कविता को 3 स्टेंजाज में प्लान किया है। सभी स्टेंजाज में 10-10 लाइन है। तो पहले स्टेंजा में कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ में उसकी पहली मुलाकात और उसकी सुंदरता का चित्रण किया, जहाँ पे कवि ने बताया कि उसके प्रेमिका की आंखें तारों के जैसे है और उसके सिर के बाल जो है वो घने और काले हैं। और दूसरे स्टेंजा में कवि ने बताया कि किस तरह से समय के साथ में जब शादी हुई तो उसकी पत्नी और उसके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे डेवलप हुई। और तीसरे स्टेंजा में कवि बताता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे उसने आगे फिर और डेवलप किया। और कवि बताता है कि जब जब उसको आवश्यकता पड़ी उसकी पत्नी ने उसको सपोर्ट किया, उसकी मदद की, और उसको हमेशा ऐसा लगता रहा कि वो एक दिव्य आत्मा है, एक बहुत ही नोबल प्राणी है जिसको कि धरती पे भेजा गया है, लेकिन फिर भी उसमें एक सामान्य मनुष्य के भी सारे गुण मौजूद हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ में धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।